लड़कियों को अपना बनाना। मैं सुरेखा नायर फ्रॉम केरला। नहीं कर रहे शादी। अगर तुम्हें नहीं करनी शादी तो रुक जाना। सलीम के प्यार में मैं इतनी ब्लाइंड हो गई कि मैंने अपना सब कुछ। मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ, और वैसे भी मैं इन सब चीजों मैं दिव्या पालीवाल, राजस्थान से। मैं इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी 2 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने द केरला स्टोरी का पहला भाग देखा है तो आपको याद होगा कि कहानी कुछ लड़कियों के जीवन पर आधारित थी जो एक साजिश का शिकार बनकर आतंकवादी संगठन के जाल में फंस जाती है। अब द केरला स्टोरी 2 गोइस बॉन्ड उस कहानी को और गहराई से दिखाती है कि इस बार कहानी सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहती बल्कि देश और विदेश तक फैलती है। फिल्म की शुरुआत एक कोर्ट रूम सीन से होती है। मीडिया में हंगामा मच हुआ है, देश में बहस चल रही है और सरकार पर सवाल उठ रहा है कि शालीन मुख्य किरदार अब सिर्फ एक पीड़ित लड़की नहीं है बल्कि एक गवाह बन चुकी है जो सच दुनिया के सामने लाना चाहती है। इस भाग में शालिनी किरदार पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाया गया है। पहले भाग में वह डरती हुई और मजबूर नजर आती थी, लेकिन अब वह अपने साथ हुई घटनाओं को उजागर करने के लिए लड़ने का तैयार है। दूसरी तरफ कहानी में नया एक किरदार एंट्री करता है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। वह इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। यह फिल्म का टोन पहले से ज़्यादा थ्रिलर और इंटरनेशनल वाला हो जाता है। इस बार फिल्म यह दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया, फेक आईडी और ऑनलाइन ब्रेन वॉशिंग के जरिए लड़की को निशाना बनाया जाता है। एक सीन में दिखाया गया है कि कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ नई लड़कियां एक ग्रुप के संपर्क में आती है। उन्हें पहले दोस्ती के नाम पर जोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में अलग अलग विचार डाला जाते हैं। फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे यह पूरा नेटवर्क इंटरनेशनल स्तर पर फैलता हुआ है। दुबई और सीरिया के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां ट्रेनिंग कैंप और रिक्रूटमेंट की झलक मिलती है। यह फिल्म का पैमाना पहले भाग से बड़ा नजर आता है। फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा कोर्ट रूम सीन्स है। शालिनी अपने अनुभव बताती है कि कैसे उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाया गया, कैसे उसकी पहचान बदल गई और कैसे अपने परिवार से अलग कर दिया गया। जब वह यह सब बताती है तो कोर्ट रूम में सन्नाटा हो जाता है। यह बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इमोशनल है जो सीन को और प्रभावशाली बनाता है। फिल्म यह सवाल भी उठाती है कि क्या समाज सिर्फ पीड़ितों को दोष देता है, क्या असली गुनहगार कभी सामने आते हैं। डायरेक्शन इस बार ज़्यादा श्राफ और गंभीर है। कैमरा वर्क में क्लोज अप शॉट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जैसे किरदारों के भाव साफ दिखते हैं। केरल के समुद्र तट, कॉलेज कैंप्स और विदेश के लोकेशन को काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को मजबूत बनाते हैं। फिल्म के कुछ डायलॉग बहुत असर छोड़ते हैं, जैसे सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और एक जगह शालिनी कहती है, मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं सबूत हूँ। ये डायलॉग्स थिएटर में तालियां बजवा सकते हैं। अगर तुलना करें तो पार्ट 2 ज़्यादा गहरी और राजनीतिक है।
इसमें सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल और सिस्टम की खामियां भी दिखा देती है। हालांकि कुछ जगह फिल्म थोड़ी लंबी महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी का संदेश मजबूत है। गाइस बैंड सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, यह दिखाता है कि कहानी अब सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। पहले भाग में जहां फोकस एक लड़की की कहानी पर था, वही इस बार पूरी व्यवस्था और नेटवर्क को एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या शालिनी को इंसाफ मिलेगा? क्या पूरा नेटवर्क बैकग्राउंड होगा? तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि शालिनी कोर्ट में अपने साथ हुई सच्चाई बताती है, लेकिन पार्ट 2 में कहानी और ज़्यादा गहराई में जाती है। अब सिर्फ बयान देना काफ़ी नहीं है, असली सवाल है, क्या शालिनी के पास सबूत है? यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक जांच। इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट को, जो पहले सिर्फ खबर बना रहा था, अब इस केस में पर्सनली जुड़ जाता है। उसे कुछ ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि सिर्फ कुछ लोगों को काम नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क है। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि कैसे सोशल मीडिया और फेक प्रोफाइल्स के जरिए लड़कियों को टारगेट किया जाता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि एक कॉलेज की छात्रा को पहले दोस्ती के नाम पर मैसेज किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसे एक अलग विचारधारा से जोड़ दिया जाता है। फिल्म यह संदेश देती है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। यह बैकग्राउंड में धीमा और सस्पेंस भरा म्यूजिक चलता है जो माहौल को और गंभीर बना देता है। अब कहानी देश की सीमा पार करती है। जर्नलिस्ट को कुछ बैग डायरेक्शन और कॉल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि पैसा विदेश से आ रहा है। यह फिल्म में दुबई और सीरिया जैसे स्थानों के दृश्य दिखाई देता है। ट्रेनिंग कैंप, बंद कमरे में मीटिंग्स और गुप्त बातचीत, यह सब कहानी को थ्रिलर का रूप दे देते हैं। लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह फंसी लड़कियां किसी मानसिक स्थिति से गुजरती है। पार्ट 2 में शालिनी के कुछ फ्लैशबैक सीन आते हैं। वह याद करती है कि कैसे शुरुआत में उसे लगता था कि वह प्यार में है, कैसे उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर फैसला लिया। एक सीन में वह अपनी माँ को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन डर के कारण कॉल काट देती है। यह सीन बहुत भावुक है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब कोर्ट में केस और गर्म हो जाता है। वकील शालिनी के बयान पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह सब कुछ व्यक्तिगत गलती थी, लेकिन जर्नलिस्ट द्वारा जुटे गए सबूत केस को नया मोड़ देते हैं। जब बैंक ट्रांजैक्शन और चैट रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो माहौल बदल जाता है। जज कहते हैं, अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। यह डायलॉग सीन को और दमदार बना देता है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता है। जर्नलिस्ट को धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। उसकी कार का पीछा किया जाता है। एक सीन में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाया जाता है, तो जो शायद एक चेतावनी होती है। यह फिल्म का टेंशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। पार्ट 2 में हर किरदार की परत खुलती है।
शालिनी अब कमज़ोर नहीं दिखाती, वह हर सवाल का जवाब हिम्मत से देती है। जर्नलिस्ट का किरदार भी मजबूत और ईमानदार दिखाया गया है। वही विरोधी पक्ष के लोग चालाक और संगठित नजर आते हैं। इस भाग में एंडिंग तेज है, सीन्स जल्दी जल्दी बदलते हैं, जिससे कहानी में सस्पेंस बना रहता है। सिनेमैटिक ग्राफिक में डार्क टोन का इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्म के गंभीर विषय को और उभराता है। बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रिलर स्टाइल का है, जो हर सीन को इंटेंस बनाता है। अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जर्नलिस्ट को पता चलता है कि नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कोई बाहर व्यक्ति नहीं, बल्कि देश के अंदर बैठा एक प्रभावशाली इंसान है। यह खुलासा कहानी को और ज़्यादा खतरनाक बना देता है। सब सवाल यह है, क्या यह सच दुनिया के सामने आएगा? क्या शालिनी सुरक्षित रहेगी? इस सभी सवालों के जवाब मिलते हैं पार्ट 3 में। तो दोस्तों, पार्ट 2 के आखिरी में हमने देखा कि जर्नलिस्ट को पता चलता है कि इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड देश के अंदर बैठा एक प्रभावशाली इंसान है। पार्ट 3 की शुरुआत इसी खुलासे से होती है। जर्नलिस्ट अपनी टीम के साथ उसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि सत्ता और प्रभाव का है। वह इंसान एक बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। समाज की उसकी इज्जत है, मीडिया में उसकी पकड़ है और राजनीति में उसके रिश्ते हैं। अब सवाल यह है, क्या इतने बड़े आदमी के खिलाफ सच सामने आ पाएगा? जर्नलिस्ट एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करता है। उसकी टीम का एक सदस्य उस संगठन में घुसपैठ करता है। वह मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग करता है, फीडिंग करता है कि डॉक्यूमेंट जुटाता है और जो कुछ गुप्त वीडियो सबूत के रूप के इकट्ठा करता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे एक बंद कमरे में देश विदेश के लोगों के साथ वीडियो कॉल हो रही है। वहाँ रणनीति बनाई जाता है कि कैसे युवाओं को प्रभावित किया जाए। यह सीन बहुत ही सस्पेंस भरा है। धीमी रोशनी, गंभीर चेहरे और खामोशी में चलती साजिश। दूसरी तरफ शालिनी सिर्फ कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि अपने अंदर भी संघर्ष कर रही है। उसे बार बार पुराने डरावने पल याद आते हैं। वह नींद में चीखकर उठ जाती है। एक सीन में वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, डर खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सच बाकी है। यह सीन दर्शकों के दिल छू जाता है। अब कोर्ट में जर्नलिस्ट द्वारा जुटाए गए सबूत पेश किए जाते हैं। वीडियो क्लिप चिल्लाई जाती है, जिसमें मास्टरमाइंड की आवाज़ साफ सुनाई देती है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। लेकिन कहानी यही सीधी नहीं रहती। विरोधी पक्ष कहता है कि वीडियो एडिटेड है, मामला और पेचीदा हो जाता है। जज जांच के लिए एक विशेष समिति बनाते हैं। यह फिल्म का टेंशन लेवल और बढ़ जाता है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगती है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ जाता है। एक रात जर्नलिस्ट के घर पर हमला होता है, फाइलें जला दी जाती है, लेकिन सौभाग्य से डिजिटल कॉपी सुरक्षित रहती है। यह सीन बहुत तेज और इंटेंस है। कैमरा तेजी से घूमता है, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक चलता है और आग की लपटें पूरे माहौल को खौफनाक बना देती है। पार्ट 3 में हम पहली बार मास्टरमाइंड का पूरा चेहरा सामने आता है। वह मीडिया के सामने खुद को निर्दोष बताता है। वह कहता है कि यह सब कुछ उसके खिलाफ साजिश है,
लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। यह फिल्म दिखाती है कि सत्ता और पैसे का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। इस भाग में फिल्म का एक बड़ा संदेश देती है। समाज को सिर्फ खबरें सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए, सच को परखना चाहिए। यह भी दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को गलत इस्तेमाल करते हैं। फिल्म यह नहीं कहती है कि कोई एक समुदाय गलत है, बल्कि यह दिखाती है कि गलत सोच रखने वाले लोग हर जगह हो सकते हैं। पार्ट 3 में सिनेमेटोग्राफिक और भी ज़्यादा डार्क और रियलिस्टिक है। नाइट सीन में शैडो का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस को लगातार बनाए रखता है। एंडिंग तेज है जिसके दर्शक बना रहती है। अगर तुलना करें तो पार्ट 3 अब तक का सबसे इंटेंस को थ्रिलिंग भाग है। यहाँ कहानी पूरी तरह एक राजनीति थ्रिलर बन जाती है। हालांकि कुछ दर्शकों को यह ज़्यादा गंभीर और भारी लग सकता है। पार्ट 3 के आखिरी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। विशेष समिति का रिपोर्ट लीक हो जाती है। मीडिया में हड़कंप मच जाता है, लेकिन उसी समय शालिनी अचानक गायब हो जाती है। क्या उसे अगवा कर लिया गया या वह खुद कहीं छिप गई? यह सवाल दर्शकों को जोर देता है। तो दोस्तों, पार्ट 3 में आखिरी में हमने देखा था कि शालिनी अचानक गायब हो जाती है। पार्ट की शुरुआत इसी सस्पेंस से होती है। मीडिया में खबर फैल जाती है, मुख्य गवाह लापता है, पूरा देश हैरान है। कोर्ट की सुनवाई टल जाती है। जर्नलिस्ट को यकीन है कि यह कोई साधारण गुमशुदा नहीं है, यह एक प्लान किडनैपिंग है। जर्नलिस्ट और उसकी टीम शालिनी के आखिरी लोकेशन की जांच करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाता है कि एक काली गाड़ी उसके घर के पास रुकती है। एक रहस्यमय आदमी उसे जबरदस्ती अंदर बैठाता है। यह सीन बहुत ही इंटेंस है। बारिश की रात, सुनसान सड़क और दूर से आती पुलिस सायरन की आवाज़ दर्शकों का दिल धड़कने लगता है। इस बीच मास्टरमाइंड मीडिया में बयान देता है कि शालिनी खुद छिपी हुई है ताकि कैसे केस को भावनात्मक रंग दिया जा सके। लेकिन जर्नलिस्ट के पास कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स है कि जो साबित करे कि किडनैपिंग प्लान थी। एक सीन में दिखाया जाता है कि शालिनी को एक पूरे गोदाम में रख गया है। वह डरी हुई है लेकिन टूटी नहीं है। वह खुद से कहती है, अगर मैं डर गई तो सच हमेशा के लिए हार जाएगा। यह डायलॉग दर्शकों के अंदर उम्मीद जगाता है। उधर कोर्ट में जज कड़े शब्दों में कहते हैं, मुख्य गवाह की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी। विशेष जांच इंजन एजेंसी बनाई जाती है। जर्नलिस्ट अपने सारे सबूत एजेंसी को सौंप देता है। अब मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बन चुका है। फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है, रेस्क्यू मिशन। पुलिस और एजेंसी टीम गोदाम पर छापा मारती है। गोलियों की आवाज़, भागते लोग और तेज बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा सीन हाई तेज वोल्टेज एक्शन में बदल जाता है। आखिरी शालिनी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान जर्नलिस्ट घायल हो जाता है। यह सीन बहुत इमोशनल है। अस्पताल में शालिनी को उसके पास बैठकर कहती है, अपने नहीं सच को बचाया है। रेस्क्यू के बाद एजेंसी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लेती है। उसके घर ऑफिस से कई दस्तावेज और डिजिटल फाइल्स मिलती है। यह साबित हो जाता है कि वह वर्षों से इन नेटवर्क को चला रहा था। मीडिया में बड़ी खबर चलती है
देश के भीतर छिपा गुनहगार बेनकाब है। इस घटना के बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। लोग सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने लगते हैं। कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किया जाता है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे एक लड़की की हिम्मत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। पार्ट 4 में फिल्म का टोन पूरी तरह एक्शन थ्रिलर बन जाता है। सिनेमेटोग्राफिक में तेजी और रफ्तार है। रेस्क्यू की सीन शूटिंग बहुत रियलिस्टिक लगती है। बैकग्राउंड स्कोर तेज और ऊर्जावान है, जो क्लाइमैक्स को प्रभावशाली बनाता है। पार्ट 4 में भावनाओं, एक्शन और सस्पेंस का मिश्रण है। कुछ दर्शकों को यह थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के हिसाब से यह बहुत मजबूत है। मास्टरमाइंड जेल में है। केस लगभग जीत लिया गया है, लेकिन आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और शालिनी कैमरे की ओर देखकर कहती, यह सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। कोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू होती है। पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है। मीडिया, जनता और पीड़ित परिवार सभी निगाह अदालत पर टिकी है। जज साफ शब्दों में कहता है, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा का है। जर्नलिस्ट द्वारा जुटाए गए सबूत, शालिनी के बयान और जांच एजेंसी की रिपोर्ट सब कुछ कोर्ट के सामने रख जाता है। विरोधी पक्ष आखिरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार सच भारी पड़ता है। आखिरकार कोर्ट मास्टरमाइंड को दोषी करार देता है। उसे लंबी सजा सुनाई जाती है। साथ ही नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों पर भी कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। कोर्ट यह भी निर्देश देता है कि युवा को ऑनलाइन ब्रेनवॉशिंग से बचाने के लिए नई नीतियाँ बनाई जाए। यह फैसला सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी है। फैसले के बाद शालिनी बाहर आती है। मीडिया उसके सामने माइक लेकर खड़ा है, लेकिन वह सिर्फ इतना कहती है, मैं जीत गई नहीं, सच जीत गया। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के है। एक सीन में वह अपने परिवार से मिलती है। माँ उसे गले लगाकर रो पड़ती है। यह सीन बहुत भावुक है और दर्शकों को अंदर तक छू जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में शालिनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वह युवाओं से कहती है, सोशल मीडिया पर हर दोस्त तो असली नहीं होता, हर मीठी बातचीत सच्ची नहीं होती और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यह संवाद फिल्म का मुख्य संदेश बन जाता है। वह यह भी कहती है कि समाज को पीड़ितों को दोष देने के बजाय उनका साथ देना चाहिए। फिल्म का अंतिम हिस्सा यह दिखाती है कि कैसे बाद देश में जागरूकता अभियान शुरू होते हैं। कॉलेजों में साइबर सेफ्टी वर्कशॉप होती है। सरकार नई नीतियाँ बनाती है। जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्ट को किताब का रूप देता है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सच्चाई जान सके। शालिनी एक एजेंसी शुरू करती है, जहां वह एजेंसी लड़कियों की मदद करती है जो इसी तरह के जाल में फंस चुकी है। पूरे पार्ट 4-5 में सिनेमैटिक ग्राफिक भावनात्मक और सकारात्मक टोन में बदल जाती है। जहां पहले डार्क और सस्पेंस भरा माहौल था, वही अब उजाले और उम्मीद का वातावरण है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा और प्रेरणादायक है। एडिटिंग संतुलन है, जिसमें क्लाइमैक्स जल्दीबाजी में खत्म नहीं होता बल्कि दर्शकों को सोचने का समय देता है। अगर पूरे 5 भागों में को मिलाकर देखें तो गाइसबर्न एक थ्रिलर, कोर्ट ड्रामा और सोशल मैसेज फिल्म का मिश्रण है।
यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। कुछ जगह कहानी थोड़ी लंबी लग सकती है और कुछ सीन ज़्यादा फिल्म लगते हैं, लेकिन संदेश मजबूत है और इमोशनल इम्पैक्ट गहरा है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत खूबसूरत है। केरल के समुद्र तट पर सूरज उगता दिखा जाता है। शालिनी वहां खड़ी होकर समुद्र की ओर देखती है। कैमरा धीमे धीरे पीछे हटता है और स्क्रीन पर लिखा जाता है, सच की आवाज़ कभी नहीं दबती। यह सीन फिल्म को एक उम्मीद भरे नोट पर खत्म करता है। द केरला स्टोरी 2 गॉइसबैंड एक ऐसी कहानी है जो डर, साजिश और संघर्ष से गुजरकर अंत में उम्मीद और हिम्मत का संदेश देती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जागरूक रहना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है और सबसे जरूरी सच का साथ देना है।